आज का वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफ़ी सुंदर प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है, देखने को अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। मैं बता दूं, यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी FON का ज़बरदस्त प्रश्न है। रिवीजन का नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता लिखिए। क्या करना है? नर्सिंग प्रोसेस एंड इसके विशेषता को बताना है। सबसे पहले हमको नर्सिंग प्रक्रिया के बारे में बताना है, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ओके, जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा की योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले अगर आपसे कोई विशेषता पूछे कि नर्सिंग प्रक्रिया है क्या, तो देखिए, नर्सिंग प्रक्रिया के मतलब क्या होता है कि प्रोसेस में चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो वही चीज़ें है। नर्सिंग प्रोसेस एक जो है क्रमबद्ध, एक सीरियल प्रोसेस है, एक क्रम में होता है। जैसे एक के बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा के बाद जो है तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, यानी यह एक क्रम में चलता है। नर्सिंग प्रोसेस एक क्रम में चलता है, समझ गए। अब इसके चलने क्रम में क्यों चलता है? क्योंकि इसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य के मूल्यांकन से लेकर देखभाल तक स्टेप बाय स्टेप जो है काम को किया जाता है, समझ गए। जैसे रोगी के सेवा का योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके बाद जो भी देखभाल किए हैं उसका कितना इफेक्टफुल रहा है, कितना प्रभाव पड़ा है, उसका मूल्यांकन करना शामिल है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या चीज़? नर्सिंग प्रोसेस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, नर्सिंग प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, सबसे पहले जो है आपके एक लोइस नोलेस थे, ठीक है, एक लोइस नोलेस थे। लोइस नोलेस ने 1967 में इन्होंने 5DS दिया। क्या दिया? 5DS दिया। इस 5DS के इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नर्सिंग प्रक्रिया को पब्लिश किया, प्रकाशित किया, समझ गए। 5DS कहने का अर्थ है कि D फॉर डिस्कवर मीन्स खोजना, ठीक है। D फॉर डेल्व मतलब गहन अध्ययन करना, और D मतलब डिसाइड मतलब निश्चय करना, और D मतलब लागू करना, और D मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब मूल्यांकन करना। यानी यही 5 जो है आपके स्टेप हैं। यही 5 स्टेप आगे देखिएगा, आप चरण देखिएगा तो वो चरण तो अलग है, बट आपको एक समझना पड़ेगा कि 1967 में लोइस नोलेस थे, इन्होंने 5DS दिया, ठीक है, 5DS दिया। इन्होंने इस 5DS के इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया, समझ गए, प्रकाशित किया। 5DS का इस्तेमाल करने का मतलब है कि 5 गो D। पहला D का मतलब खोजना, मतलब डिस्कवर करना। दूसरा है डेल्व मतलब उस पर गहन अध्ययन करना। और तीसरा है डिसाइड मतलब निर्णय लेना, निश्चय, योजना बनाना। एंड डी मतलब है लागू करना। एंड डी मतलब है डिस्क्रिमिनेंट मतलब मूल्यांकन करना, समझ गए। तो ये आपका 5D है, 5DS है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे है, यह जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो देखभाल है, इसके क्या जो है महत्व होते हैं, इसके जो है क्या विशेषता है, हमें नर्सिंग प्रक्रिया के विशेषता यानी इसके कैरेक्टरिस्ट को बताना है। नर्सिंग प्रक्रिया की क्या विशेषता होता है, इसके विशेषताओं को बताना है। ओके, विशेषता क्या है? तो नर्सिंग प्रक्रिया एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ओके, चलिए, यह एक अब योजनाबद्ध कैसे है? क्योंकि इसमें योजना बनता है, समझ गए, इसीलिए इसे योजनाबद्ध प्रक्रिया कहा गया है। यह लक्ष्य की ओर ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या करना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है, योजना बनाया जाता है, ठीक है। इसका ये सब विशेषता है। इससे परस्पर व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो है परस्पर इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं, समझ गए, स्टेप बाय स्टेप से। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। मतलब नर्स पेशेंट या पेशेंट को जो है लगता है कि हमें सहयोग मिलेगा, ऐसे भावना जो है विकास होता है, समझ गए, एक दूसरे के प्रति। आगे है, यह मरीज को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। मतलब इसमें नर्सिंग प्रोसेस जो है मरीज को केंद्र में रखा जाता है और यह सभी प्रक्रिया जो है 5 स्टेप जो है पूर्ण किया जाता है, समझ गए। यह प्रक्रिया अपने निश्चय चरणों में पूर्ण होती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अपने निश्चित चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है, निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। ओके, आगे चलते हैं। यह प्रक्रिया चक्रीय यानी साइक्लिक रूप से संचालित रहती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है साइक्लिक रूप से यानी चक्रीय रूप से संचालित होती रहती है। चक्रीय कहने का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद फिर से एक पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर से एक पर, यानी यह साइक्लिक जो है चलते रहता है। नर्सिंग प्रक्रिया के जो चरण है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहला जो चरण है वह दूसरा जो है पहला चरण जो है वह दूसरा से रिलेटेड है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वह तीसरा से रिलेटेड होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये चरण, ठीक है। अब चरण कहें या प्रक्रिया कहें वही बात है, यह विश्व स्तर पर लागू होता है। जो नर्सिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यह स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यह स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही तौर पर लागू होता है, समझ गए। ये जो पांचों प्रोसेस है पूरे विश्व में कहीं भी देखभाल में इसी 5 चरण का उपयोग किया जाता है, समझ गए। यह गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? यह गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है। ओके, आगे चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया का अब जो हम प्रक्रिया पढ़े हैं वो तो विशेषता हम लोग समझ गए, ठीक है, विशेषता समझ गए। अब विशेषता समझ गए तो हमें जो है इसका उद्देश्य व महत्व को भी समझाना है, मीन्स इसके जो है पर्पज और इम्पोर्टेंस को भी समझाना है। समझ गए चीज़ों को कि एक्सप्लेन पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसके हमको जो है उद्देश्य और महत्व को भी क्या करना है, समझाना है। ओके, नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य मतलब पर्पज, मतलब यह क्यों आया, यह प्रक्रिया जो है क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य है। तो इसके प्रक्रिया के उद्देश्य निम्नलिखित है। चलिए उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य है कि मरीज के स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करना। अब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होता है उसको हमको अच्छा से करने में अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप करने में, तो इसीलिए मरीज के स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन करने के लिए जो है यह प्रक्रिया आया। मरीज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु यह प्रक्रिया जो है इसलिए आया ताकि मरीज का जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाए ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हैं चीज़ों को। मरीज की रोग की रोकथाम करने हेतु ये प्रक्रिया इसलिए आया ताकि जो मरीज है उसके रोगों को, उसके डिजीज को रोकथाम किया जाए, ठीक है। मरीज के स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करने हेतु यह इसलिए आया ताकि जो स्वास्थ्य है उसको फिर से सही किया जाए, पुनर्स्थापना किया जाए। समझ गए। मरीज की संभावित एवं वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को पता लगाने हेतु, अब चूंकि यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस में होता है, तो इसीलिए जो है इसे लाया गया ताकि मरीज में जो भी संभावित और जो भी वास्तविक स्वास्थ्य के समस्या है उसको पता लगाने हेतु। ओके, आगे है शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित करना। इसका एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी था कि मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना, लाभ देना, स्वास्थ्य में प्रोत्साहित करना, यह भी इसका जो है क्या है, लाभ है, प्रोत्साहित करना, ठीक है। मरीज का स्वास्थ्य स्थिर रखने में मदद करना। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके स्वास्थ्य को स्थिर रखने में, मतलब अच्छा बनाकर उसे स्थिर रखने में मदद करता है यह प्रोसेस। ओके, आगे है मरीज के असाध्य स्थिति में शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए सहारा प्रदान करना। अगर मरीज के अब आखिरी चरण है, उसे अब कुछ चीज़ नहीं हो सकता है, मृत्यु के कगार पर है, तो यह स्टेप जो है मरीज को शांतिपूर्ण मृत्यु दिलाने में भी जो है सहारा प्रदान करता है यह प्रक्रिया, ठीक है। तो यह जो है इसका उद्देश्य हो गया कि यह जो प्रक्रिया है क्यों आया, इसका क्या उद्देश्य है बता दिए। आगे चलिए। आगे है नर्सिंग का महत्व। अब ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका महत्व क्या है, तो उद्देश्य तो समझ गए, अब यहाँ पे महत्व को समझिए कि आखिर ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, मरीज की देखभाल में निरंतरता बनी रहती है। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके देखभाल में इसका महत्व ये है कि कंटिन्यूटी जो है बना रहता है, समझ गए, इस प्रोसेस के अंदर। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा में सहायता करती है। अब ये होता यह है कि इसमें क्वालिटी जो है चिकित्सा मिलता है व्यक्ति को, समझ गए। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा से सहायता करती है। ओके, यह सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। यह क्या करता है, सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, समझ गए। यह गतिशील होती है, मतलब यह हमेशा जो है यह प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस चलते रहता है, इसीलिए इसे गतिशील कहा गया है। ओके, अच्छे परिणाम मिलने पर नर्सों को संतोष और प्रोत्साहन मिलता है। अब ये प्रोसेस का ये महत्व इंपॉर्टेंस है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जिस भी मरीज को देखा जाता है और उसे अगर अच्छा होता है, अच्छा परिणाम मिलता है, तो नर्स को सेटिस्फेक्शन, मतलब संतोष और जो है मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है, समझ गए। यह मरीज एवं नर्स के बीच प्रभावी संप्रेषण स्थापित करने में मदद करती है। ये क्या करती है, यह मरीज और नर्स के बीच में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है स्थापित करने में मदद करती है, ठीक है। इससे मरीज के लिए योजनाबद्ध देखभाल प्रदान करने में सहायता मिलती है, समझ गए। इससे होता यह है कि मरीज के लिए जो प्लानिंग, जो योजनाबद्ध देखभाल होता है उसको प्रदान करने में सहायता मिलती है, समझ रहे हैं चीज़ों को। इससे नर्स का प्रोफेशनल विकास होता है। इससे जो नर्स का है वह नर्स का जो है प्रोफेशन, यानी उसके व्यवसाय में, उसके काम काज में विकास होता है, ठीक है।
इसके द्वारा पूरी स्वास्थ्य टीम को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। अब यह प्रक्रिया का ये महत्व है कि चूंकि यह बहुत सारे बेनिफिट देता है, यह संतुष्टि देता है, तो इससे पूरे स्वास्थ्य टीम को भी संतुष्टि मिलता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, इससे रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति एवं वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि इससे जो है रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति और वृद्धि होती है। समझ गए चीज़ों को? तो ये इसका महत्व हो गया और ऊपर इसका उद्देश्य था। उद्देश्य के मतलब कि ये चीज़ें क्यों है और महत्व का मतलब कि इसका क्या जो है उपयोग है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। समझ गए चीज़ों को? तो दोनों बता दिए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। बाकी अगर ये चीज़ें आप समझ गए नर्सिंग प्रोसेस है क्या, तो इसको जो है आप खुद से लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हैं। कुछ भी पूछे, उद्देश्य पूछे, महत्व पूछे, विशेषता पूछे। समझ गए? बता दिए। आगे चलिए। अब यहाँ पे टोटल मैंने इसका इंग्लिश दे रखा है, तो जो भी मेरे डियर है आप आराम से जो है इसके इंग्लिश को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं क्योंकि बड़ी ही आसान भाषा में यहाँ पे लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस के चरण। तो सबसे पहले चरण में आपको ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीच में रोगी होता है और इसके चारों साइड से जो है 5 जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, केंद्र में मरीज होते हैं। ओके, नर्सिंग प्रक्रिया के 5 घटक है। अब एग्जाम में आपसे हो सकता है नर्सिंग प्रक्रिया के चरण पूछ ले या नर्सिंग प्रक्रिया के घटक पूछ ले, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए। सबसे पहला है आकलन असेसमेंट। क्या होता है? सबसे पहला है आकलन असेसमेंट। दूसरा है नर्सिंग निदान, नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तीसरा है प्लानिंग मतलब योजना, एंड चौथा है इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वय, एंड पांचवा है इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये आपके 5 हो गए। आकलन हो गए, नर्सिंग निदान हो गए, योजना हो गए, क्रियान्वय हो गए और मूल्यांकन हो गए। चीज़ों को समझ गए? सबसे पहले क्या होगा? आकलन होगा। इस प्रक्रिया के चरण में सबसे पहला चरण है असेसमेंट का, दूसरा चरण है नर्सिंग निदान का, तीसरा चरण है योजना बनाने का, चौथा चरण है क्रियान्वय मतलब कार्य करने का, और पांचवा चरण है मूल्यांकन का, जो कि लास्ट में देखा जाता है कि जो हम किए हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। ओके, ये 5 जो है चरण है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 चरण है आपको एकदम सीरियल याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अगर सीरियल नहीं याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आकलन, नर्सिंग निदान, योजना और क्रियान्वय और मूल्यांकन, ये 5 याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। पहला है आकलन। आकलन क्या होता है? सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए। आकलन का मतलब होता है यह नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण है। पता है, आकलन में नर्स द्वारा मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं का पता किया जाता है कि मरीज के अंदर क्या जो है समस्या है, वह इनसे जो है जुड़ी हुई तथ्य को जो है फैक्ट को एकत्रित कलेक्ट किया जाता है। समझ गए? समस्या से जुड़ी हुई इन तथ्यों के आधार पर मरीज के देखभाल प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा रोगी के स्वास्थ्य संबंधी सूचना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आकलन में ही होता है कि मरीज का जो है समस्या के बारे में पता किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है हिस्ट्री को, जिससे सूचना, स्वास्थ्य समस्या और स्वास्थ्य के क्या आवश्यकता है, इन सब का आकलन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आकलन किया जाता है। मीन्स बीमारियों के बारे में, मरीज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि यह आकलन क्यों किया जाता है, तो रोगी के बीमारी का मूल्यांकन करने के लिए, नर्सिंग समस्या का जाँच करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य समस्या को निश्चित करने के लिए कि क्या समस्या है, और एकत्रित जानकारी को नियोजित करने के लिए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे देखिएगा आकलन के क्या क्या साधन हैं। तो आकलन हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, कैसे मरीज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसके स्वास्थ्य के बारे में, समस्याओं के बारे में जो है सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो पहला होता है अवलोकन, मीन्स ऑब्जर्वेशन, पहला अवलोकन के जरिए। दूसरा है इंटरव्यू, मरीज का साक्षात्कार के जरिए पता कर सकते हैं। तीसरा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। चौथा है काउंसलिंग के जरिए, एंड पाँचवा है क्लिनिकल रिकॉर्ड के जरिए, यानी पूर्व के जो रिकॉर्ड है दिखाता है ना, मरीज तो एक लंग नहीं दिखाता है, कई जगहों पर दिखाता है। तो पूर्व के क्लिनिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग, शारीरिक एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये 4 तरीके से जो है हम लोग असेसमेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा है नर्सिंग निदान। अब नर्सिंग निदान कहने का मतलब है कि यह नर्सिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत नर्सिंग जो है आकलन द्वारा एकत्रित किया गए आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण करके रोगी की स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे नर्सिंग निदान में होता यह है
कि प्रथम वाला जो आकलन वाला था उसमें जो भी चीज़ कलेक्शन किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचना, जो भी चीज़ें का इकट्ठा किया जाएगा हिस्ट्री, उसके आधार पर नर्स जो होती है नर्सिंग में जो है क्या किया जाता है कि विश्लेषण करके जो भी स्वास्थ्य समस्या का पता लगता है उसको निश्चित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या होगा, बीमारी को निश्चित किया जाता है, यानी स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे यही चीज़ें हैं, समझ गए। अब इसका क्या उद्देश्य होता है आपके सामने में है कि नर्सिंग आकलन में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना, रोगी के समान स्वास्थ्य का क्रिया स्तर की जांच करना, रोगी के असमान क्रियाओं को पहचानना, नर्सिंग निदान को क्रमबद्ध करना, तथ्यों को क्रियान्वय करना, ये दूसरे स्टेप नर्सिंग निदान में किया जाता है। ओके, आगे है योजना। अब तीसरा स्टेप है योजना। अब योजना में होता यह है कि जैसे यह तीसरा स्टेप है, इसके अंतर्गत रोगी के क्या आवश्यकता है, बीमारी से जुड़ी हुई, देखभाल से जुड़ी हुई उसे क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो है रोगी को जो है क्या किया जाता है, योजना बनाया जाता है, समझ गए। और पहले जो है उसका प्राथमिकता दिया जाता है, जो सबसे गंभीर हो उस चीज़ का पहले योजना बनाया जाता है, पहले उसका देखभाल किया जाता है। तो यही योजना बनाना प्लानिंग होता है, जहाँ पे फिक्स किया जाता है कि कैसे हमें देखभाल करना है, कौन से रोग का पहले किससे देखभाल, किस मरीज को पहले देखभाल करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लानिंग बनाने के लिए जो है प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है कि पहले किससे प्रायोरिटी देना है। दूसरा है आसान्वित परिणाम, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो ये जो है आपके प्लानिंग होता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना भी जो है प्लानिंग के अंदर ही आता है, जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि मरीज को क्या क्या देना है, क्या सुविधा देना है, क्या देख रेख देना है, किस मरीज को सबसे पहले हमें देख रेख करना है। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये प्लानिंग में तय किया जाता है। ओके, एंड चौथा है क्रियान्वय, इम्प्लीमेशन यह चौथा स्टेप होता है, और इसके अंतर्गत नर्स अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके जो है वह क्या करती है, वह काम को शुरू करती है। मीन्स जो भी प्लानिंग बनाई है, जो भी योजना बनाई है, उस पर काम करना शुरू करती है चौथे स्टेप क्रियान्वय में। यानी मरीज को देख रेख, उनके सभी गतिविधियों पर ध्यान देना, रक्षा करना, तमाम चीज़ों का देखभाल करना शुरू कर देती है। इस चौथे स्टेप में बीमारी के हिसाब से देख रेख करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। क्रियान्वय का क्या उद्देश्य है, क्रियान्वय का उद्देश्य है नर्सिंग योजना एवं योजना के चरणों को बनाना यहाँ पे। ठीक है, रोगी के उपचार उपलब्ध कराना, रोगी के लिए प्राथमिकता निश्चित करना कि पहले किसे देखना है, नर्सिंग सेवा उसके चरणों को क्रियान्वित करना, मरीज का पुनः निर्धारण रीअसेसमेंट करना। तो ये जो है प्रक्रिया चरण जो है चौथा क्रियान्वय। क्रियान्वय का मतलब क्या होता है कि काम को शुरू कर देना। ठीक है ना, तो यही होता है चौथा चरण में। पाँचवा है इवैल्यूएशन, और यह पाँचवा व अंतिम आखिरी चरण है, जिसमें नर्स द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग क्रिया के बारे में निष्कर्ष जो है निकाला जाता है। समझ गए। अब इसमें निष्कर्ष निकालने का अर्थ है कि 1 से लेकर जो 4 स्टेप तक जो भी नर्स काम की है, इस चारों स्टेप का क्या क्या परिणाम मिला है, क्या कुछ पॉजिटिव परिणाम मिला है, या फिर मरीज में कोई सुधार नहीं हुआ है, जो भी देख रेख अभी तक हुआ उससे मरीज में कोई सुधार हुआ भी, या ऐसे ही जो है यह प्लानिंग, यह जो है चरण चल रहा है। अगर मरीज को सुधार हुआ है तो ठीक होता है, अगर नहीं सुधार है तो पुनः शुरू से जो है क्या करते हैं, ये चरण को शुरू करते हैं। तो यही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि अपने रिजल्ट को भांपना, समझने चीज़ों को, कि रिजल्ट देखना कि हमने जो पढ़ाई किया उस हिसाब से मेरे रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की तुलना करना। ओके, सेवा योजना में भूल की पहचान करना। ठीक है, आगे है प्रक्रिया के प्रभावों व दुष्प्रभावों का पता लगाना, नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा करना। तो ये जो है आपके इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना से संबंधित है। तो मैंने यहाँ पे पांचों चरण बता दिया, पांचों चरण का क्या मतलब है मैंने बता दिया, और यह पांचों चरण किस काम लिए आता है मैंने ये सब बता दिया। बाकी PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ टोटल मैंने इसको इंग्लिश में दे दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो भी इंग्लिश वाले डियर है अपना इंग्लिश में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सोचिएगा मैं लाइन बाय लाइन करके एकदम एक एक चीज़ रटा दूँ तो ये कोई नहीं आपको करा पाएगा। समझ गए।
कॉलेज में देते हैं 2-2 लाख 4-4 लाख फीस देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। कोई गारंटी रहता है? नहीं। और यहाँ पे मैं आपको इतना मेहनत करके PDF सब चीज़ वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, खुद से थोड़ा नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर बेकार है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? आप खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि 5 चरण है तो 5 चरण को कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ बता ही दिए। अगर मान के आपको डिटेल में नहीं आता है तो कम से कम 5 चरण तो लिखिएगा ना। 5 चरण या किस किस पाँचों चरण का क्या मतलब है, इतना तो लिखिएगा ना। तो यही सब चीज़ें लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। प्रश्न है मेरा, अब आगे प्रश्न वो आएगा, वो भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए आपको मैं आंतरेतर चिकित्सा या इसी को पेरेंटल थेरेपी कहते हैं। इसके प्रकार व उद्देश्य लिखना है। मतलब पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, इसके जो है टाइप्स को लिखना है। आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा और पूछा गया है कि पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, इसके प्रकार लिखे और 5 नियम लिखे। दवाई देने का जो 5 रूल्स होता है वो लिखना के लिए पूछा था एक ही क्वेश्चन में 10 नंबर में। तो आपसे भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए पेरेंटल थेरेपी होता क्या है। तो देखिए पेरेंटल थेरेपी से मतलब है, तात्पर्य है कि भोजन के साथ साथ में जो है उपचार के अन्य कारक जो आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्गों से दिया जाना, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी द्रव को शरीर के किसी गुहा, रक्त वाहिका या देह ऊतकों में किसी पोली, नली या सुई के द्वारा प्रविष्ट कराना आंतरेतर चिकित्सा कहलाता है। देखिए नॉर्मली आंतरेतर चिकित्सा का मतलब होता है कि पेरेंटल थेरेपी के अंतर्गत सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि जितने भी आपके इंजेक्शन का जितने भी प्रकार है ना। अब चूँकि इंजेक्शन तो लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, कभी भी इंजेक्शन में गोली रख के और उसको जो है किसी को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन होता है। तो वही कहता है कि किसी भी द्रव को, चाहे वो भोजन के उपचार में हो, बहुत सारा पेशेंट को शरीर में पोषण कमी होता है या तरल पदार्थ कमी होता है, तो उसको इंट्रावेन के माध्यम से जो है तरल लिक्विड देते हैं ना। जैसे IM चढ़ाते हैं, समझ गए ना, मतलब मल्टीविटामिन का इंजेक्शन चढ़ाते हैं, समझ गए, MVI। उसके बाद फिर चढ़ाते हैं उसको फ्लूइड चढ़ाते हैं तरल, जैसे सलाइन चढ़ाते हैं। तो ये सब जो है क्या है, तरल चीज़ें हैं जो शरीर को पूरा करता है, पोषक को, ठीक है ना। तो इन भोजन के साथ साथ अन्य उपचार वाला जो विधि है, जो अन्य उपचार का जो साधन है, उसको जो है आंतरीय मार्ग के अतिरिक्त अन्य भी मार्ग से जो दिया जाता है, जैसे आंतरीय मार्ग से भोजन वगैरह दिया जाता है, समझ गए ना। जैसे कोलोस्टोमी किया जाता है तो उसमें किया जाता है नोजोगेसियल लगाया जाता है, समझ गए ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसी प्रकार से जो है आप लोग को और सारे साधन हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन, इंट्राओसियस। तो ये सब क्या है, रास्ता है इंजेक्शन का, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, द्रव वाले चीज़ों को जो है शरीर के गुहाओं में प्रवेश कराया जाता है, या फिर रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स, जैसे वेन में, आर्टरी में, इस समय इंजेक्ट करना, या फिर मांसों में, ऊतकों में जो है नीडल यानी सुई के द्वारा प्रविष्ट कराना ही आंतरेतर चिकित्सा कहलाता है। समझ गए ना चीज़ को। चलिए आंतरेतर चिकित्सा के बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है, तो देखिए इसको आसान करना, याद करना बहुत आसान है। पहले ये याद कर लीजिए कि कितने प्रकार से जो है इंजेक्शन जो है दिया जाता है। तो जैसे इंट्राडर्मल, IM, इंट्रा सबक्यूटेनियस, समझ गए ना, इंट्रा ऑसियस हड्डी में देना हो तो उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से अगर किसी को स्किन में देना हो तो इसी प्रकार से जो है इंट्राडर्मल। तो ये जो होता है, जैसे पहला है इंट्राडर्मल, अंतः त्वचीय, यह त्वचा के अंदर दिया जाता है। और यह जो है क्या होता है, यह त्वचा के परतों के बीच उप त्वचा एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन होता है, जिसे इंट्राडर्मल कहते हैं, समझ गए ना, त्वचा के अंदर। दूसरा है इसी को हाइपोडर्मल या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं, समझ गए ना। तो अर्धस्वत्वक ऊतकों अथवा स्तन मंडग्राग एरोलल ऊतक में त्वचा के ठीक नीचे इंजेक्शन द्वारा दवा प्रविष्ट कराना सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन कहलाता है। समझ गए चीज़ को। तो ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस, इसके माध्यम से भी दवाई दिया जाता है या तरल चीज़ें दिया जाता है। तीसरा देखिएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मांसपेशी में देने वाला इंजेक्शन जो होता है, तो यह जो है इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है, एक होता है IV होता है और एक होता है IA होता है। IA मतलब इंट्रा आर्टियल और IV मतलब इंट्रावेनस। तो अगर वेन में, सिरा में इंजेक्शन दिया जाना हो तो उसे इंट्रावेनस कहते हैं। अगर कोई दवाई जो है आर्टरी में देना हो, धमनी में देना हो, तो इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन कहलाता है। तो ये चौथा प्रकार है। तो ये सब आसान है, पेरेंटल रूट को याद करना बहुत आसान है, ठीक है ना।
अंतः मेरुदंड इंट्रा स्पाइनल या इंट्राथेटिकल इंजेक्शन, समझ गए ना। अंतः मेरुदंडीय इंजेक्शन जो होता है यह जो है के स्पाइन में जो है प्रविष्ट कराया जाता है, उसे अंतः मेरुदंडीय इंजेक्शन कहते हैं, इंट्रा स्पाइनल, ठीक है। अगर किसी को हड्डी में इंजेक्शन देना हो तो वो इंजेक्शन को कहते हैं इंट्राओसियस। इंट्राओसियस जो होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो में औषधियों के पहुंचाने वाले अस्थि मज्जा इंजेक्शन को इंट्राओसियस इंजेक्शन कहते हैं, समझ गए ना। तो यही जो है आपका अंतः अस्थि इंजेक्शन हो गया, ओके, अस्थि के अंदर, हड्डी के अंदर। अब उसके बाद है अंतः उद्राव्य इंजेक्शन, इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। अगर उदरीय गुहा में पेरिटोनियल में औषधि पहुंचाने वाले इंजेक्शन को इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन कहते हैं। या फिर उधर से पानी निकालना होता है तो भी यह जो है क्या किया जाता है, इंजेक्शन वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है पेरिनियल क्षेत्र में। तो ये जो है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन होता है, यह जो है उदर के क्षेत्र में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इन्फ्यूजन है, आठवां क्या है, इन्फ्यूजन है। देख लीजिए, जब काफ़ी मात्रा में औषधि एवं द्रव्यों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तब इसे आधान कहते हैं। प्रायः इसे अंतःशिरीय या फिर अर्धसत्वक रूप से दिया जाता है। जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, इन्फ्यूजन ही होता है, जिसमें आईवी मार्ग से या फिर अर्धसत्वक सबक्यूटेनियस मार्ग से व्यक्ति को जो है इन्फ्यूजन किया जाता है। जैसे व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा शरीर में कोई तरल चीज़ें प्रवेश कराना है तो उसके लिए इन्फ्यूजन किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड कितना किसको चढ़ाना है, सलाइन चढ़ाना होता है, तो इसके लिए इन्फ्यूजन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शिरोभेदन है, वेन सेक्शन एंड कट डाउन होता है। नौवां क्या है, वेन सेक्शन या फिर क्या है, कट डाउन है, ठीक है। देखिए, किसी सिरा को खोलकर उसमें एक नली या भरे छिद्र वाली सुई डालकर उसके द्वारा औषधियाँ एवं द्रव प्रविष्ट कराना शिरोभेदन, वेन पंक्चर या वेन सेंसर कहलाता है। यह प्रक्रिया आघात स्थितियों में किया जाता है। जब पेशेंट को आघात लगता है, खासकर हाइपोवोलेमिक, जहाँ पे तरल चीज़ें की कमी हो जाने से व्यक्ति को आघात लगता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि व्यक्ति के जो सिरा होता है ना, तो व्यक्ति के जो है किसी सिरा को खोला जाता है, समझ गए। खोलकर उसमें जो बड़ा छिद्र होता है उसमें बड़ा छिद्र वाला सुई डालकर और उसमें जो है औषधियाँ या फिर द्रव जो है जल्दी जल्दी दिया जाता है, ताकि पेशेंट को जो है जल्दी जल्दी शरीर में तरल रिकवर कर सके। तो यह जो है आघात की स्थितियों में वेन सेक्शन या कट डाउन करके जो है तरल या द्रव दिया जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। चलिए 10वां है रक्तदान। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो देखिए ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि रक्त के वास्तविक आयतन की आपूर्ति अथवा उन रक्त घटकों की आपूर्ति जिनकी मरीज के शरीर में कमी हो, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर या फिर एंटीबॉडीज। इसके लिए संपूर्ण रक्त की अगर ब्लड में से किसी घटक का किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो, उसमें कमी हो, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर या फिर एंटीबॉडीज, इस सब के लिए जो है क्या, या फिर संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा जो है सिरा या धमनी द्वारा मरीज के शरीर में प्रविष्ट कराना रक्तदान कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें से ब्लड में किसी भी चीज़ के कमी होने से व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण ब्लड ही चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर ब्लड में किसी कंपोनेंट की कमी होगा तो उसको वही कंपोनेंट जो है शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, समझ गए। या फिर किसी व्यक्ति को पूर्ण ब्लड की ही आवश्यकता पड़ती है, जब उसके शरीर में ब्लड रहता ही नहीं है तो फिर पूर्ण ब्लड भी चढ़ाया जाता है, प्लाज्मा। तो ऐसे में यह जो है सिरा या फिर धमनी के माध्यम से व्यक्ति में प्रविष्ट कराया जाता है और यही रक्तदान होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाइपोस्प्रे है। हाइपोस्प्रो मतलब ऊपरी फुहार। ऊपरी फुहार का मतलब है कि हाइपोस्प्रो से बनी हुई सुई के औषधि को फुहार के रूप में त्वचा से होकर शरीर में प्रविष्ट कराना संभव है। इसके लिए प्रयुक्त उपकरण में औषधि भरकर लगभग 125 पाउंड का दबाव निर्मित किया जाता है, जो औषधि को बिना पीड़ा एवं त्वचा पर कोई चिन्ह छोड़े उत्कों में प्रवेश किया जाता है। देखिए, हाइपोस्प्रे का मतलब होता है कि जैसे हम लोग त्वचा पर कोई स्प्रे मारते हैं ना, तो वह कैसे जो है अपने ऑब्जर्व करके और वह जो है त्वचा के अंदर शरीर में चला जाता है, तो वही हाइपोस्प्रे होता है, समझ गए ना। और यह जो होता है बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के, बिना कोई चिन्ह छोड़े हुए आसानी से जो है ऑब्जर्व हो जाता है दवाई शरीर के अंदर, ठीक है ना, स्किन के माध्यम से। तो देखिए, ये कुल 10 प्रकार के आपका यहाँ पे पेरेंटल रूट है, जो कि यहाँ पे दवाई देने का यह मार्ग है। यह कुल 10 मार्ग से जो है पेरेंटल रूट में दिया जाता है। याद रखिएगा, पेरेंटल रूट के माध्यम से कोई पिल्स, कोई दवाई जो है आपका नहीं दिया जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई तरल चीज़ें शरीर में देना हो तो ही जो है पेरेंटल थेरेपी का उपयोग किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, तो चलिए अंतरेतर चिकित्सा या इंजेक्शन देने के निम्नलिखित उद्देश्य है, देख लीजिए।
देखिए, मुख द्वारा ली गई औषधियाँ के अवशोषण में अधिक समय लगता है, इस कारण इसका असर देरी से होता है, किंतु औषधियों के शीघ्र एवं सार्वदैहिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन विधि अति उत्तम है या पेरेंटल थेरेपी अति उत्तम है। ठीक है, देखिए मुख द्वारा अगर आप दवाई खाएं और इंजेक्शन डायरेक्ट ले लें तो जो है इंजेक्शन वाला तुरंत जो है आपको शरीर में प्रतिक्रिया करता है, और जो दवाई खाएंगे वो लेट से प्रतिक्रिया करता है, या फिर दवाई जब पेट में जाता है तो वहाँ पर जो अम्ल होता है वह दवाई के प्रभाव को निष्क्रिय भी कर सकता है। लेकिन जो पेरेंटल रूट से जो दिया जाने वाला जो दवाई होता है वह डायरेक्ट जाके ब्लड में मिलता है और वह फिर जो है तुरंत जो है प्रतिक्रिया दिखाता है, तो यह जल्दी प्रभाव होने के लिए पेरेंटल थेरेपी बहुत ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, दूसरा देखिएगा मूर्छित अनकॉन्शियस। ठीक है, किसी न्यूरोलॉजिकल या फिर कंठ मुख की शैल क्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण दवाई निगलने में असमर्थ होने या मरीज के असहयोगात्मक होने के कारण मुँह द्वारा औषधि देना संभव न होने पर औषधि को मरीज के अंदर इंजेक्शन द्वारा पहुंचाना ही मात्र एक विकल्प है। ठीक है ना। देखिए, कोई ऐसे मरीज है जो बेहोश है, जो अचेत व्यक्ति है, ठीक है, या फिर किसी को ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, या फिर किसी को मुख में कंठ में सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में वह मुख के द्वारा भोजन नहीं ले पाएगा, समझ गए ना, या फिर कोई दवाई या तरल नहीं ले पाएगा मुख के द्वारा, तो उसको जो है यह इंजेक्शन यानी यह पेरेंटल विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जो एक जो है अनकॉन्शियस अचेत मरीज को भी और सर्जरी वाले भी मरीज को आसानी से शरीर में दवाई को प्रवेश कराया जा सकता है पेरेंटल माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखिएगा, इंजेक्शन से यह निश्चित हो जाता है कि दवा की सही मात्रा शरीर में पहुंच चुकी है और सर्वदाहिक, ठीक है ना, प्रभाव हेतु रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाएगी। मुख द्वारा औषधि लेने पर कई कारणों से दवा का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाने की संभावना बनी रहती है। देखिए, इंजेक्शन द्वारा दवाई देने के बाद यह निश्चित आदमी हो जाता है कि जो दवाई दिया गया है वह एक सही मात्रा के साथ दिया गया है, क्योंकि इंजेक्शन पर देखते हैं 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml इंडिकेट रहता है, और जिसको जितना आवश्यकता है उतना ही ml जो है दवाई शरीर में उसको देते हैं, जो दवाई डायरेक्टली ब्लड में जाकर और जो है जल्दी प्रभाव अपना दिखाता है, और वह जो है यह जल्दी जो है अवशोषण भी करता है शरीर में और अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो इसका ये जो है ये सब उद्देश्य है, समझ गए, इंजेक्शन का या फिर पेरेंटल रूट का। नेक्स्ट देखिएगा, इंजेक्शन इन सभी औषधियों देने का एकमात्र साधन है जो मुख द्वारा नहीं दी जा सकती है, जैसे इंसुलिन, समझ गए ना। देखिए, इंजेक्शन जो है या फिर पेरेंटल रूट वैसा एक साधन है जहाँ पे कभी पेशेंट को वैसा दवाई की आवश्यकता पड़ता है जो दवाई मुंह के द्वारा दिया ही नहीं जा सकता है, तो वैसे कंडीशन में या फिर वह जो है मुंह के द्वारा लेने के लिए बना ही नहीं है वैसे दवाई, तो फिर जो है यह पेरेंटल रूट बहुत ज़्यादा कामगार होता है। जो दवाई को मुँह से नहीं लिया जा सकता है उसको जो है पेरेंटल रूट से आसानी से लिया जा सकता है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। ठीक है, चलिए पाँचवा देखिएगा, यहाँ पे इंजेक्शन देने के स्थान पर स्थानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जैसे जाइलोकॉल, नोवोकॉन, ठीक है ना, नैदानिक उद्देश्यों के लिए सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आदि। देखिए, इंजेक्शन देने के स्थान पर अगर किसी को मतलब मान गए स्थानीय प्रभाव लाना है, मतलब उस जगह पर बेहोशी करना है, तो उस जगह पर इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है उस जगह को जो है प्रभावहीन करने के लिए, या फिर यह नैदानिक टेस्ट में भी आता है, समझ गए ना, जैसे सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, इस सब में जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन कहा जाए तो इंजेक्शन के जितने ज़्यादा प्रकार है वो सब पेरेंटल रूट के अंतर्गत है, समझ गए। द्रव्यों को प्रतिस्थापन द्वारा रक्त आयतन को पुनर्स्थापित करना, जैसे शक जनिक अवस्था में किसी पेशेंट को द्रव का कमी है तो उसको जो है द्रव या रक्त के आयतन को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे शौक के पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुख द्वारा पोषण दे पाना संभव न होने पर पोषण पहुँचाने के लिए, अब यह जो है पोषण के लिए भी उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति अगर मुख से भोजन नहीं कर रहा है, पोषण नहीं ले रहा है, चाहे वो कोई तरल हो चाहे रस हो, कुछ भी हो, जूस हो फल का, तो उसके लिए जो है यह पेरेंटल थेरेपी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसमें पोषण भी कराया जा सकता है रोगी को, समझ गए। तो यह उद्देश्य हो गया, आपसे जो है पेरेंटल थेरेपी का उद्देश्य पूछेगा या इसका प्रकार पूछेगा, या फिर जो है 5 नियम 5 रूल्स दवाई देने का पूछेगा, तो वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे श्वसन क्या है, श्वसन के विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है ना, तो आपसे जो है जिस प्रकार से नाड़ी दर के बारे में पूछ सकता है तो उसी प्रकार से श्वसन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन, जैसे नाड़ी दर क्या था, नाड़ी दर का विशेषता क्या है, नाड़ी का जो है कहाँ से ले सकते हैं, या नाड़ी का कौन कौन से कार्य प्रभावित करने वाला है। उसी प्रकार से श्वसन के बारे में भी पूछ सकता है, और उसी प्रकार से जो है आप लोग को क्या चीज़ है, रक्तचाप के बारे में भी पूछ सकता है। सिर्फ आपको जानकारी ये होना चाहिए कि श्वसन दर एडल्ट में कितना होता है और पल्स रेट कितना होता है, समझ गए। उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो बेसिक चीज़ें अगर इसके बारे में पता है तो आप चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। जैसे श्वसन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांस लेने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को सांस के द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। श्वसन में अंतः बहिश्वसन तथा अंतराल, ये 3 चीज़ें होता है, सम्मिलित होते हैं। श्वसन नियंत्रण का केंद्र मेंडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है ना। फेफड़ों में वायु एवं रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य एवं फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ऊतकों एवं रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक तथा अति श्वसन कहलाता है। देखिए, श्वसन जो होता है ना, यह गैसों का आदान प्रदान है। गैसों का, श्वासों का जो है अंदर की तरफ लेना श्वसन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। जिसमें होता यह है कि इस क्रिया के अंतर्गत जो श्वसन होता है ना, तो सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन जब होता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है श्वास के जरिए जो है अंदर लेते हैं तो वह अंतर श्वसन होता है, और जब उसी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब शरीर से बाहर छोड़ा जाता है तो उसे जो हम लोग बहिर्श्वसन, एक्सपायरेशन कहते हैं। इन सारे प्रोसेस में जो है गैसों का आदान और प्रदान ही होता है। जैसे श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये भी एक गैस ही है, और श्वास के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो शरीर के द्वारा अनुपयुक्त जो है अनुपयुक्त ब्लडों में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं, तो यह गैस ही होता है। तो गैसों का आदान प्रदान श्वसन के द्वारा ही जो है किया जाता है, जिसे श्वसन हम लोग कहते हैं, ठीक है। दोनों समझ गए आप लोग। चलिए, अब यहाँ पे यह जो श्वसन की क्रिया का जो नियंत्रण होता है, यह ब्रेन के मेंडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, श्वसन की क्रिया में क्या क्या भाग लेता है आप लोग को पता होना चाहिए। फेफड़ा भाग लेता है, ट्रेकिया भाग लेता है, ठीक है ना, ब्रोंकिया भाग लेता है, एल्वोली भाग लेता है। तो ये सब जो है, साथ ही आपका डायफ्राम जो मसल्स होता है वो भी भाग लेता है, और जो है नजल कैविटी यानी नासिका गुहा भाग लेता है श्वसन के क्रिया में। समझ गए। चलिए, इसका विशेषता क्या है, विशेषता आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका विशेषता क्या होता है, तो देखिए, दर, पहला इसका भी दर है, ठीक है ना। दर के बाद इसका भी जो है क्या होगा, रिदिम होगा, लय होगा, और तीसरा इसका श्वसन की गहराई है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसका विशेषता होता है श्वसन का, और ऊपर वाला में 4 चीज़ें था। जैसे आप लोग को पता है कि श्वसन जो होता है वह क्या होता है कि एक वयस्क में समान जो श्वसन दर होता है वह पर मिनट जो ब्रेथ होता है 16 से 20 होता है, ठीक है ना। पर मिनट इतना नॉर्मल माना जाता है, और यही जो है पर मिनट श्वसन के जितनी भी संख्या होता है उसी को हम लोग दर कहते हैं, ठीक है। जो एक एडल्ट में 16 से 20 प्रति मिनट होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, विभिन्न उम्र में अलग अलग श्वसन दर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी जन्म से पूर्व जो श्वसन दर होता है वह अधिक रहता है, भ्रूण में, पेट में, गर्भ में, जो कि 30 से 40 प्रति मिनट होता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद यह 25 से 30 प्रति मिनट हो जाता है, और जब एडल्ट होता है, बच्चा वयस्क होता है, तो 16 से 20 प्रति मिनट होता है। और यह वृद्ध व्यक्तियों में 10 से लेकर 24 हो सकता है, या तो तीव्र भी हो सकता है वृद्ध व्यक्ति में, या बिल्कुल मंद भी हो सकता है। समझ गए। तो यह जो है श्वास दर हो गया, सब में याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इसका भी लय है। पूरे एक श्वसन में जो नियमित समय लगता है उसे लय कहते हैं। समान श्वसन में लय भी समान रहती है, अतः गंभीर रूप से बीमार मरीज में श्वसन लय अनियमित होती है। तो ये चीज़ को समझ गए। तो पहला हो गया लय, मतलब नियमित रूप से एक नॉर्मल श्वसन में जो श्वसन होता है नियमित रहता है, लेकिन प्रभावित अगर कोई बीमार होगा तो उसमें लय नहीं होगा। श्वसन के गहराई की बात किया जाए तो विश्राम अवस्था में एक समान व्यक्ति प्रत्येक श्वसन में लगभग 500 शिशु वायु अंदर लेता है, इनहेल करता है और बाहर निकालता है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या होता है, गहरा श्वसन होता है। समझ गए। अंदर और बाहर लेना और छोड़ना ही जो है श्वसन की गहराई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए,
अब श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो देख लीजिए, यहाँ भी लिंग है, वहाँ भी लिंग है, यहाँ भी भावावेग है तो वहाँ भी भावावेग है। जैसे किसी को श्वसन कब बढ़ जाता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध, भयभीत, क्रोध, व्याकुलता हो जाता है तो श्वसन दर बढ़ जाता है। व्यायाम करने से भी श्वसन दर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आपको नाड़ी दर को भी ये प्रभावित करता है, बढ़ाता है। अगर आप विश्राम में रहते हैं तो श्वसन दर समान रहता है और पल्स रेट भी समान रहता है। लेकिन आपके अंदर कोई बीमारी है तो श्वसन दर क्या होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है ना। तो ये रोग अवस्था हो गया। औषधि, कोई औषधि लेने से जो है श्वसन दर बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, पल्स रेट। आपके भोजन को भी जो है भोजन भी प्रभावित करता है, किसको, इस चीज़ को, श्वसन के दर को। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए, तो आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे पल्स रेट, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे श्वसन के बारे में, तो लिख देंगे कि कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करता है, क्या विशेषता है और क्या होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, हेमरेज क्या होता है, रक्तस्राव क्या होता है। देखिए, रक्त सिराओं, यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है हेमरेज के बारे में। देख लीजिए, रक्त सिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। यह आंतरिक व बाहरी दोनों हो सकता है। बाहरी रक्तस्राव में रक्त शरीर से निकलते हुए देखा जा सकता है तथा आंतरिक रक्तस्राव में रक्त किसी भी गुहा में एकत्रित हो जाता है, जैसे पेट में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है, या ब्रेन में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है ना। देखिए, हेमरेज रक्तस्राव जो होता है ना, रक्त जो है सिराओं से होने वाले रक्त को, रक्त सिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को, जो है बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। देखिए, जब रक्त जो है सिरा यानी भेन से जब बहने लगता है, रक्त सिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। मतलब सिरा से होकर जब रक्त बहने लगता है तो उसी को जो है रक्त बहना या रक्तस्राव कहते हैं। यह आंतरिक और बाह्य दोनों तरीका से हो सकता है। बाह्य मतलब जब रक्त हेमरेज होगा तो वह बिल्कुल दिखेगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जब आंतरिक हेमरेज होता है तो आंतरिक हेमरेज जो होता है वह अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहता है, हेमरेज रहता है, जो ब्लड बाहर तो नहीं निकलता है लेकिन शरीर के किसी गुहा में इकट्ठा होते रहता है। जैसे पेट के किसी भाग में अगर सिरा से ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो वहाँ ब्लीडिंग जो होगा पेट के किसी गुहा में जमा होने लगेगा। या ब्रेन में चोट लगेगा तो बाहर से तो ब्रेन में अगर नहीं निकल रहा है ब्लड, अगर अंदर से निकल रहा है तो ब्लड जो है अंदर ही अंदर कहीं जमा होकर थक्का बन जाता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, हेमरेज होता है। समझ गए। चलिए, देखिएगा, रक्तस्राव किसी दुर्घटना या धमाके के कारण नाड़ियों के फट जाने से होता है। समझ गए। रक्त धमनियों, सिराओं व कोशिकाओं से बह सकता है। देखिए, रक्तस्राव हेमरेज जो होता है ना, किसी दुर्घटना या किसी धमाके के कारण जो नाड़ी होता है वह फट जाता है और फटने से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है और यह ब्लीडिंग जो है धमनी, सिरा और कोशिकाएं, कैपिलरी से बह सकता है ब्लड। समझ गए ना। जिसमें जो होता है या आर्टरी या वेन या कैपिलरी से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है। समझ गए। और हेमरेज जो होता है, एक हेमरेज होता है जो कि ब्लड बाहर से निकलने लगता है तो दिखता है, जबकि एक अंदर से होगा तो वह नहीं दिखेगा, वह सिर्फ और सिर्फ धमनियों और सिराओं और कोशिकाओं से ही बाहर निकल के शरीर के किसी अंग में जमा होते रहता है। तो इस चीज़ समझ गए। चलिए, रक्तस्राव के प्रकार देख लीजिए। एक होता है आर्टियल हेमरेज, ठीक है। देखिए, इसमें रक्त धमनियों से निकलता है, यह चमकीली लाल रंग का होता है, वह हृदय की धड़कन के साथ फूटता है। सिरा की अपेक्षा इसमें रक्त ज़्यादा तेज़ी से बहता है। आर्टियल हेमरेज होने का मतलब है कि जो शुद्ध रक्त जो शरीर के तरफ जा रहा है उसमें जो है क्षतिग्रस्त, आर्टरी में क्षतिग्रस्त होने के कारण, फटने के कारण ब्लड जो है आर्टरी से निकलने लग रहा है और इसमें का जो ब्लड होता है काफ़ी ज़्यादा चमकीला और लाल रंग के होता है और यह जो है ज़्यादा सिरा की अपेक्षा, वेन की अपेक्षा आर्टिया का जो ब्लड होता है आर्टरियल का, वह ज़्यादा तेज़ गति से बहता है। समझ गए। चलिए, दूसरा है वेनस हेमरेज, मतलब सिराओं से रक्त निकलना जो है सिराओं के रक्तस्राव कहते हैं। इसका रंग गहरे लाल रंग का होता है। धमनिया की अपेक्षा सिराओं में रक्त धीरे बहता है क्योंकि यह डीऑक्सीजनेट ब्लड इसमें होता है। यह जो है हृदय की तरफ जाता हुआ ब्लड होता है संपूर्ण शरीर से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए यह गहरा जो है लाल रंग का होता है। समझ गए। और इस कंडीशन में अगर सिरा में किसी चोट या क्षतिग्रस्त होने से ब्लड निकलने लगेगा तो वह जो है सिराओं से रक्तस्राव होता है।
समझ गए। तीसरा और आखिरी देखिएगा, कोशिकाओं से रक्तस्राव, समझ गए ना, कैपिलरी, केशिकाएँ हैं, केशिकाओं कैपिलरी हेमरेज। कैपिलरी हेमरेज का मतलब है कि इसमें रक्त गहरा लाल होता है, वह सतह पर रिसता है। केशिकाएँ कैपिलरी हेमरेज का मतलब है कि इसमें जो ब्लड होगा वह वाहिकाओं के सिरा पर क्या होगा, रिसेगा हल्का हल्का, और यही जो है आपका क्या होगा, कैपिलरी हेमरेज होता है। तो हेमरेज के बारे में समझ गए कि आप लोग क्या समझे, कमेंट करके बताइए। और बाकी हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से देख लिए हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।